हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही से बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जीएस का। जीएस के यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग नोटबुक लेके अपनी आ जाइए और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए लोग हों तो वो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और एक बार सेशन को जो है शेयर कर दें। फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, पढ़ते हैं कि जो है आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कहा गया है कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई। ठीक है, केवल आपके सामने क्वेश्चन ही नजर आ रहा है कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे कि स्थापना इसकी कब होती, किसके बारे में, फिर हम एक दो नोट करके पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में? यहाँ पे देखिएगा, यदि पूछा था कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब होती है तो 1774 में जो है इसकी क्या होती है, इसकी जो है स्थापना होती है। किसकी होती है? तो कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक है, और यह किस जो है और पूछा जाए कि यह जो है किस आर्टिकल के द्वारा आया था। अगर जो पूछे यहाँ पे अगर जो पूछ ले कि यह जो कोलकाता में जो उच्चतम न्यायालय है जो है इसकी स्थापना 1774 में हुई थी, या किस जो है एक्ट के अंतर्गत आया था, तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि 1700 जो है 73 में आता है। 1773 में आता है, क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट आपका आता है। ठीक है, उसके अंतर्गत क्या होती है, इसकी होती है स्थापना होती है। और यहाँ पे बात करते हैं कि भारत पर जो है दो प्रकार का शासन होता है। यदि भारत की हम जो बात करें तो भारत पर कितने प्रकार का शासन होता है, तो भारत पर जो है दो प्रकार का दो प्रकार का शासन होता है। ठीक है, शासन हुआ या शासन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पहला, यदि पहले की बात करें तो 1773 से और जो है 1858 तक इस ये एक शासन हुआ भारत पर हमारे। ठीक है, जिसको हम क्या कहते थे, जिसको ईस्ट इंडिया शासन कहते थे। यानी 1773 से और 1853 के बीच हमारे भारत पे जो भी जिन लोगों ने शासन किया या जिन लोगों ने राज किया, उसको हमने किस नाम से जाना? वो ईस्ट इंडिया का शासन कहते हैं उसको। ठीक, क्या कहते हैं? ईस्ट इंडिया का शासन। ठीक है, और यदि दूसरे की हम बात करें तो यह हमारा कब से कब तक चलता है, तो यह हमारा जो है 1858 से जब तक हमारा भारत आजाद नहीं हो जाता तब तक चलता है। तो इसको हम ताज का शासन कहते हैं। ताज का शासन कहते हैं। ठीक है, ताज का शासन कहते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई कि भारत पर हमारे दो प्रकार से शासन होता है। ठीक है, एक आपका ईस्ट इंडिया का शासन, दूसरा आपका ताज का शासन होता है। और यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट हम लिखेंगे, नोट करके पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट है, इस समय जो प्रेजेंट में आपका सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना कब होती है। तो यहाँ पे लिखिए आज का जो आज का आपका सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? तो जो है 26 जनवरी जो है 1950 को हुई थी। ठीक है, और पहली बैठक इसकी कब होती है? तो पहली बैठक होती है पहली पहली बैठक की यदि बात करें तो पहली बैठक जो है जनवरी 28 जनवरी 1950 को 1950 को इसकी पहली बैठक होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि पहली बैठक, तो आपने बता दिया कि 28 जनवरी 1950 को होती है, लेकिन कहाँ होती है? तो यह आपकी जो है नई दिल्ली में होती है। कहाँ होती है? यह आपकी नई दिल्ली में जो है इसकी पहली बैठक होती है। ये आपका हो गया जो है पहली बैठक किसकी, जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पहली बैठक कब होती है? 28 जनवरी जो है 1950 को इसकी पहली बैठक होती है। तो यहाँ पे फिर से मैं देखिएगा, मैं यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं जिनको हमने समझाया है उसको हम क्या करेंगे, फिर से रिपीट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया था क्वेश्चन में आपसे, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई?
तो आपने बता दिया 1774 में इसकी स्थापना हुई थी। और किस एक्ट के तहत या जो है स्थापना इसकी की गई थी, या कौन सा एक्ट आया था, तो वो जो है 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत इसकी जो है स्थापना की जाती है। भारत पर जो है दो प्रकार का शासन किया जाता है, भारत पर या दो प्रकार का शासन किया किसने किया, मतलब जो पिछला हुआ यानी 1900, जब तक हमारा भारत आजाद नहीं हो गया उससे पहले के जो शासन हुए हैं वो भारत पर दो प्रकार से शासन हुए हैं। कौन कौन से, तो पहला आपका जो 1773 से जो है 1853 के बीच में ईस्ट इंडिया का शासन होता है। दूसरा आपका जो है 1858 से 1947 तक का शासन होता है, जिसको हम ताज का शासन कहते हैं। ठीक है, अब यदि बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो आज का जो हमारे प्रेजेंट टाइम का जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना हमारी 26 जनवरी जो है 1950 को होती है। उसके जस्ट 2 दिन बाद उसकी पहली बैठक होती है, जो कि 28 जनवरी जो है 1950 में होती है। कहाँ पे उसकी पहली बैठक होती है, जो कि नई दिल्ली में उसकी जो है पहली बैठक होती है। तो यह हमारा जो है पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार भारत में कब खत्म किया गया। तो जो है यदि पूछा जाए इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो जो है आप उसको जो है अच्छे से करिएगा ध्यान से। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार भारत में कब खत्म किया गया, पूछा गया, सन पूछा गया है कि कब खत्म किया गया। ठीक है, तो यदि इसकी हम बात करें तो यह हमारा जो है 1813 में जो है इसका जो है एकाधिकार भारत में जो है इसका एकाधिकार का पूरा जो है खत्म कर दिया था। ठीक है, ऐसे इसको कह सकते हैं। और इसमें जो है 1813 में और क्या किया गया था, और इसमें जो शिक्षा पर और क्या किया गया था इसमें, और इसमें शिक्षा पर 1 लाख का, शिक्षा पर 1 लाख का प्रावधान रखा गया था। क्या रखा गया था, और इसमें एक शिक्षा पर 1 लाख का प्रावधान रखा गया था। ठीक है, इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। और क्या हुआ था, और इसमें एक नोट करके विशेष पॉइंट तो हम आपका ये बनता है कि चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। कब तक बना रहा, तो यह जो है 1873 तक जो है चीन के साथ एकाधिकार का जो आपका एकाधिकार का जो है व्यापार है वो क्या रहता है, बना रहता है। तो यह आपका अगला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ अवस्थित है। सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर सभी लोग क्या करें, केवल इसका जो आंसर है वो कहाँ अवस्थित है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताएं। सभी लोग जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो आपका जो आपका आर्टिकल कौन सा है, जो आपका आर्टिकल 93 है, इसमें बताया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जो है चर्चा या अनुच्छेद में बताया गया है, इसके बारे में चर्चा की गई है। यदि बात करते हैं हम 79 आर्टिकल 79 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 79 में आपका बताया गया है संसद, या आर्टिकल 79 में आपके संसद है। और 80 की यदि हम बात करें तो 80 में आपका जो है राज्यसभा है, 80 में आपका राज्यसभा है। और यदि 81 की बात करें तो 81 में आपका क्या है, लोकसभा है। इन तीनों को हम एक तरीके से याद कर सकते हैं, सरला। ठीक है, मतलब सरला इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, यानी कि संसद और राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ये आपका हो गया 79 यानी कि संसद, और 80 यानी कि आपका राज्यसभा, और 81 यानी कि आपका लोकसभा। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। अब या कभी इसको भूलना है ही नहीं। अगर जो पूछा जाए आपसे कि आर्टिकल जो है 83 में क्या है, तो आर्टिकल 83 में आपकी जो संसद की अवधि है वो आपका आर्टिकल 83 में है। और यदि आर्टिकल 87 आपसे पूछा जाता है, यदि आर्टिकल 87 पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति आपका जो है अभिभाषण जो है वो आपका आर्टिकल 87 में है। राष्ट्रपति अभिभाषण जो आपका है वो आर्टिकल जो है 87 में है। और 89 की बात की जाए तो राज्यसभा
राज्यसभा सभापति, राज्यसभा, ये आपका राज्यसभा, और जो आपका सभापति, सभापति, और आपका जो है उपसभापति, उपसभापति, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे 99 देखिए, 99 आपका जो है इंपॉर्टेंट रहता है। 99 देखिए, 99 में जो आपका संसद जो है सदस्य जो है शपथ, यानी जो आपका संसद है वो आपका जो संसद का जो भी सदस्य हो वो क्या करता है, वो शपथ के बारे में बताया गया, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं, संसद सदस्य शपथ, ठीक है, इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, फिर से देखिए कि जो आपका है लोकसभा पूछा गया, आपके सामने क्वेश्चन था कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जो है अनुच्छेद में बताया गया है। तो आर्टिकल आपका 93 जो उसमें बताया गया है, और 79 में आपका जो संसद है, 80 में आपका राज्यसभा है, 81 में आपका लोकसभा है। और कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे हमने आपको बताया था, ठीक है। 80 में आपका जो है संसद अवधि है, और 87 में आपका राष्ट्रपति अभिभाषण है, और 89 में आपका राज्यसभा सभापति उपसभापति है, और 99 में संसद सदस्य जो आपका है वो आपका शपथ, इस बारे में आपका बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आया कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसका आपका आंसर क्या होने वाला है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है, सका है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उस लिपि को अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है, या पढ़ने की कोशिश चल रही, लेकिन उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। और लिपि जो लिखी गई है वो किस साइड से किस साइड तक लिखी गई, इसको ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि जो लिपि आपकी है वो किस साइड से लिखी गई है। तो आपके जो दाएं से ठीक है बाएं की तरफ लिखी हुई है, दाएं से बाएं की तरफ सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्र थी, ठीक है, यानी किस देवता की जो है आकृति उसमें बनी थी। तो किस देवता की आकृति बनी थी, तो पशुपति आपके जो देवता थे, पशुपति, पशुपत जो आपके देवता थे उनकी आकृति जो है वो आकृति बनी थी, ठीक है। मुद्रा पे यानी रुपए जो आपके थे उस समय मुद्रा बोलते थे, तो मुद्रा जो है उस पे जो है किस देवता, तो पशुपत देवता की जो है आकृति बनी थी, या उनका चित्र बना था, या उनका चिन्ह बना था। यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यहाँ पे देखिए ये आपका इस तरीके से भारत होगा, ये चार आपके दिशाएं होती हैं, ठीक है, ये चार आपके दिशाएं हो गई। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ तक जो उत्तर में, अगर जो उत्तर की हम बात करें तो उत्तर में जो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी जो है वो कहाँ तक, वो जम्मू कश्मीर तक रहती है, जम्मू कश्मीर तक जो है सीमित रहती है। जम्मू कश्मीर में कहाँ तक, तो आपका जम्मू कश्मीर कश्मीर में मांदा लिख के आ जाता है, या ऐसे मांदा लिखा होगा, या मांडा लिखा होगा, डमरू वाला अड्डा बना होगा, ठीक है, इस प्रकार से लिख के आता है, गलत भी लिख के आ जाता है कभी कभी। और कहाँ तक ये कहाँ पड़ता है, तो आपका यह पड़ता है आपका चेनाब में, ठीक है, यहाँ तक जम्मू कश्मीर मांडा चेनाब तक जो है सीमित रहती है। क्या सीमित रहती है, जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है या यहाँ तक सीमित रहती है। यदि दक्षिण की हम बात करें, यदि हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आपके जो है दायमाबाद तक जो है सीमित रहती है, दायमाबाद तक दक्षिण में सीमित रहती है। और यहाँ पे देखिएगा पूरब की यदि बात करें तो पूरब में आपका जो है उत्तर प्रदेश, पूरब में आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है एक स्थान मेरठ, यहाँ भी इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, लेकिन इसके आगे इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। यदि हम बात करते हैं पश्चिम की, तो पश्चिम में आपका पड़ता है यहाँ पे सुत कांगे डोर, यहाँ पे पड़ता है सुत कांगे डोर, तो यहाँ तक जो है इसकी जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो यदि कुछ जा करके कुछ ऐसा बनता है, यह कुछ जा करके कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसे जा करके ये ऐसा बनता है। तो ये मतलब देखा जाए तो यह एक प्रकार से जो है त्रिगल, मतलब जो है त्रिगल आकार ले लेता है ना, त्रिगल आकार ले लेता है। इसीलिए इसको जो सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है, त्रिगल घाटी भी सभ्यता कहते हैं, या त्रिकोणीय इसको भी सभ्यता कहते हैं, इस तरीके से इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका जो आकार है वो 12,99,000 जो है 660 जो है वर्ग किलोमीटर इसका जो है आकार है टोटल, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है।
तो हड़प्पा की जो बात आती है, तो उन्नत, हड़प्पा भी आया है और उन्नत भी आया है। तो उन्नत हर किसी में चाहे हो, चाहे कोई भी में उन्नत की अगर जो बात की जाती है, तो आपका जो आंख मिच करके आंसर क्या जाने वाला है, वो आपका धौला वीरा जाने वाला है। क्योंकि धौला वीरा एक ऐसा स्थान होता है हड़प्पा का, जहां से आपके जो है सुनामी के साक्ष्य पता चलते हैं। सुनामी सुनामी के साक्ष्य भी पता चलते हैं यहाँ से। ठीक है, सुनामी के साक्ष्य भी पता चलते हैं। और दूसरा यदि बात करें तो स्टेडियम भी यहीं से मिलता है। यानी जो धौलावीरा है, यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। और 3 टीले में जो है विभाजित किया जाता है इसको, 3 टीले में या 3 टीलों में जो है इसको विभाजित किया जाता है। इसको जो 3 टीलों में विभाजित किया जाता है, ऐसे याद रखिएगा। और हड़प्पा में कौन सा ऐसा उन्नत जल प्रबंध प्रणाली के लिए पता चलता है, तो आपका उसका आंसर क्या हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा। भारतवर्ष में जो पूछा गया है, में कुल जिलों की संख्या कितनी है। भारतवर्ष में पूछा गया है कि टोटल जो जिले आपके हैं उनकी संख्या क्या है। सभी लोग इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि भारतवर्ष में पूछा जाता है तो कुल टोटल जिले कितने हो जाएंगे, टोटल जिले कितने हो जाएंगे, तो 773 कुल जिले हो जाएंगे। यदि सबसे बड़ा पूछें, यदि आपसे पूछें सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, और पूछे सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है। ठीक है, यदि बड़े की हम बात करें तो आपका आंसर कहाँ जाएगा, लेह चला जाएगा। और यदि छोटे की बात करें तो माही चला जाएगा। ठीक है, ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका पुडुचेरी में पड़ता है। ठीक है, और लद्दाख में अगर हम बात करें तो लद्दाख में कितने जिले हैं, सभी लोग बताएं। इस क्वेश्चन को हमने कई बार बताया कि लद्दाख में जिलों की संख्या कितनी है। लद्दाख में जिलों की संख्या कितनी है, तो लद्दाख में 2 ही जिले हैं। एक तो आपने ऊपर पढ़ा लेह, एक आपका हो गया कारगिल। एक आपका लेह हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा आपका कारगिल हो गया। ठीक है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती हुई जो है अरब सागर में प्रवेश करती है। पूछा गया है कौन सी नदी ऐसी है जो कि पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में प्रवेश करती है। तो पश्चिम से जो नदियां बहती हैं, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी हो जाएगा। सारी नदियां यहाँ पे देखेंगे, पश्चिम से पूरब की ओर नदियां कौन सी बहती हैं, सबसे पहले तो इसको इनको हम देख लें कि पश्चिम से पूरब की ओर सारी नदियां यहाँ पे हम बारी बारी से देखें, पश्चिम से पूरब की ओर कौन कौन सी नदियां बहती हैं। तो ये आपकी, तो पहली तो आपने उस पर लिखी कौन सी, नर्मदा। ठीक है, दूसरी कौन सी आपकी होगी, ताप्ती। ठीक है, ये सारी नदियां जो कि हैं पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। और यहाँ पे देखिए वो नदियां, यहाँ पे देखिए वो नदियां जो कहाँ जाके गिरती हैं, जो अरब सागर में जाके गिरती हैं। अरब सागर में जाकर गिरती हैं, अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो सभी लोग बताएं कि वो नदियां कौन कौन सी हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती है। तो पहले नंबर नदी हमारी कौन सी हो जाएगी, सिंधु नदी हो जाएगी। सिंधु नदी हो जाएगी, सिंधु नदी जो कि अरब सागर में जाकर के गिरती है। देखिए यहाँ पे देखिए कि ये भारत का कुछ इस प्रकार से मैप होता है, ऐसे ऐसे करके मैप होता है। ठीक है, तो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है। ये इधर होते हुए ये पाकिस्तान बलूचिस्तान होते हुए और आकर के ये आपका अरब सागर है, इधर आके गिर जाती है। तो यदि भारत में हम इस सिंधु घाटी की जो इसकी सिंधु नदी जो है, जहाँ आपकी सिंधु घाटी सभ्यता चलती है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो जो ऊपर आपने पढ़ा था, वो आपकी कहाँ है, वो आपकी सिंधु नदी के ही पास में है। सिंधु नदी के ही पास में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता चलती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, इस सभ्यता का नाम क्या पड़ता है, सिंधु सभ्यता जो है पड़ता है, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता इसको नाम पड़ता है। यदि इसकी हम भारत में लंबाई पूछें तो एक जो है 1114 जो है किलोमीटर इसकी केवल भारत में लंबाई है, भारत में जहां से भारत से होकर के निकलती है। और टोटल लंबाई क्या है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएं। ठीक है, तो या ऐसे होते हुए यहाँ पे पाकिस्तान से होते हुए बलूचिस्तान से होते हुए यहाँ निकल जाते हैं। यहीं पे आपका पड़ता है, इधर आपका पड़ता है हड़प्पा, और इधर आपका क्या पड़ता है, इधर आपका मोहनजोदड़ो पड़ता है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देख लीजिए, जब बात ही यहाँ पे हुई तो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे देखिएगा, ये आपका कुछ भारत का इस तरीके से मैप हो जाता है, इस तरीके से।
मैप हो जाता है। ठीक है, ये भारत का मैप हो गया। ये आपकी क्या हो गई, श्रीलंका हो गई। यहाँ पे देखिए, ये ऐसे इधर से आई नदी, हमारी सिंधु नदी ऐसे आई और ऐसे ऐसे आकर के निकल गई। ठीक है, यहाँ से आकर के ऐसे निकली। अब देखिए, ये भारत में इसकी टोटल लंबाई कितनी हो गई। ठीक है, तो इसकी 1114 किलोमीटर जो की है भारत में इसकी लंबाई हो गई। टोटल लंबाई आपको बतानी है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका एक स्थान पड़ता है। यहाँ पे स्थान आपका पड़ता है, ये आपका पड़ गया, क्या पड़ गया, ये आपका पड़ गया, ये आपका हड़प्पा हो गया। हड़प्पा हो गया। अब कहेंगे यहाँ पे दो क्यों बनाए, तो ये हड़प्पा था। यहाँ पे जो अमीर लोग होते थे, अमीर लोग जैसे जो मतलब बड़े लोग होते थे, पैसे में धनवान होते थे, वो कहाँ रहते थे, वो यहाँ पे ऊपर रहते थे, यहाँ पे रहते थे। और जितने भी मजदूर लोग, मतलब जो गरीब लोग होते, गरीब थे, यानी जो नीची कास्ट के थे ना, तब कास्ट वाइज बहुत चलता था। जैसे नीची कास्ट के हो गए तो नीचे रहते थे, यहाँ पे रहते थे। अब इनका रहने का कारण क्या था कि मतलब जो नीचे कास्ट के लोग होते हैं वो मतलब इनके पास ना रहे, इनका ये मानना था। तो इसीलिए इनको जो यहाँ पे जो रहने के लिए स्थान दे दिया, और खुद जो है ऊपर इतनी ऊंचाई पे रहते थे। अब बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे सूर्य निकलता है, यदि यहाँ पे सूर्य निकला, इधर सूर्य निकला, तो इनको भी प्रकाश मिलेगा और इनको भी प्रकाश मिलेगा। इसीलिए हड़प्पा आपका ऐसा स्थान है या ऐसी सभ्यता ये चली है जो कि ना कभी उजड़ी है और ना ही कभी मतलब बस एक बार बस गई, उसके बाद फिर कभी उजड़ी ही नहीं है। और वहीं आपको अब पढ़ना पड़ता है मोहनजोदड़ो। ये आपका यहाँ पे पड़ गया मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये आपका मोहनजोदड़ो पड़ गया। अब यही मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है जो कि 7 बार उजड़ा और बसा है, 7 बार उजड़ उजड़ गया और बस गया। मोहन जोदाड़ो। ठीक है, ये इसकी जो है एक मूवी भी मोहन जोदाड़ो जोदाड़ो बनी है। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा एक बार, इसके बारे में सारी जानकारी इसमें दी गई है। अब मोहन जोदाड़ो 7 बार क्यों उजड़ा और क्यों बसा है, इसका भी रीजन रहता है। यदि ये जो बड़े लोग होते थे पहाड़ी, वो पहाड़ी पे रहते थे, और जो छोटे लोग होते थे वो नीचे रहते थे। ये सेम प्रोसेस यहाँ भी होने वाला है। लेकिन यहाँ क्या था, अगर जो छोटे लोग जहाँ पे जब रहते थे, तो नदी कभी कभी जो क्या होती थी, तेज बहाव के कारण इसका पानी जो है यहाँ आ जाता था, ऐसे आ जाता था पानी इसका जो है, ऐसे आकर के इधर निकल जाता था। जब पानी इसका इधर आया, ज्यादा हो गया बहाव, तो यहाँ पे जो जितने नीचे लोग रहते थे वो उस पानी में क्या हो जाते थे, वो उस पानी में डूब करके मर जाते थे। और जहाँ पे जितने भी लोग होते थे वो सारे मर जाते थे, कुछ लोग ऊपर चढ़ पाते थे तो वो बच जाते थे, और यहाँ के लोग हमेशा सुरक्षित रहते थे। और यहाँ के लोग जो है सुरक्षित नहीं रह पाते थे। तो धीरे 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 वहां से नीचे नीचे उतर के आए, फिर यहाँ पे धीरे धीरे उन्होंने बसा दिया। तो ऐसे ही जो है चलता रहा। कितनी बार चला, ऐसे ही 7 बार चला। ठीक, कितनी बार, 7 बार यही चलता रहा, सेम प्रोसेस। अब अगर जो कह दे, आपके मन में सवाल क्या उठ रहा कि भाई चलो बड़े लोग ऊपर रहते हैं बनता है, तो छोटे लोग इधर क्यों रहते हैं, वो फिर इधर रहे आके। लेकिन अगर जो ये इधर रहते तो ये गरीब लोग थे, ये फसल उगाते, तो सूर्य का जो है प्रकाश नहीं मिल पाता, क्योंकि सामने अगर जो कोई चट्टान है तो सूर्य का प्रकाश उसके उस साइड नहीं जाएगा। तो सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। इसीलिए ये लोग जो हैं इधर नहीं रहते थे, ये लोग इधर रहते थे। तभी इसका कारण है कि हड़प्पा हमारा 7 बार इसीलिए उजड़ा और बसा है, क्योंकि छोटे लोग जहाँ पे पानी के बहाव से जो है बह जाते थे, जो ऊपर चले जाते थे वो बच जाते थे, बाकी सारे लोग मारे जाते थे। और हड़प्पा में ऐसा नहीं था। हड़प्पा में यदि पानी का बहाव जब कटता था तो पहले चट्टान पड़ती थी, चट्टान से पानी टकरा करके फिर इसी में मिल जाता था, और ये भी दोनों सुरक्षित रह जाते थे। यही कारण होता है कि हमारा मोहनजोदड़ो 7 बार उजड़ा बसा है और हड़प्पा हमारा एक बार भी उजड़ा बसा नहीं है, यानी जैसे बस गया वैसे ही हमेशा बसा रहा। और यदि सिंधु नदी की हम बात करते हैं, ये हमारी रहती है सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो चेनाब है, ठीक है, झेलम है, ठीक है, चेनाब झेलम है, रावी है, सतलज है। ये हमारे क्या है, ये हमारी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। रावी का जिक्र यहाँ पर भी किया गया है, हड़प्पा के पास से सुना है कि रावी ऐसे जाकर के फिर ऐसे ही मिल जाती है, मतलब इसी में जाकर के मिल जाती है। इसीलिए यदि आपसे में पूछा जाए कि हड़प्पा आपका किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको सिंधु नदी बतानी है। कौन सी नदी बतानी है, तो आपको सिंधु नदी बतानी है। यदि सिंधु ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपको रावी नदी बतानी है। रावी नदी भी मिलेगा, सिंधु नदी भी मिलेगा, ये दोनों दिए हैं तो आपको सिंधु नदी ऑप्शन में टिक करना है। यही कारण रहता है कि हमारा मोहनजोदड़ो उजड़ता और बसता है और हड़प्पा हमारा नहीं उजड़ता है, वैसे का वैसे ही रहता है। तो यह स्थल कहाँ तक, या वो यह स्थल यहाँ तक आपका सीमित रहता है। यहाँ पे स्थान पड़ता है आपका सुतकांगेडोर, जो कि पाकिस्तान के आगे है। पाकिस्तान के बिल्कुल मतलब जो काफी अंदर निकल के आओ तब पड़ता है पाकिस्तान। ये जो है सभ्यता 3 देशों में चलती है,
आपका भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, 3 देशों में यह सभ्यता चलती है। 12,99,660 किलोमीटर इसका जो टोटल वर्ग रहता है, जहां तक यह सभ्यता जो है फैलती है। ये इसीलिए इसको हम, ये त्रिगल का आकार ले लेती है ऐसे ऐसे करके, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे करके त्रिगल का आकार ले लेती है, इसीलिए इसको हम जो है त्रिगल सभ्यता या त्रिकोण सभ्यता या त्रिकोणीय सभ्यता इसीलिए इसको हम कहते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है? तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हमारा नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, यदि नर्मदा नदी पूछ ले कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी आपकी यहाँ पे देखिएगा, मैकाल, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो मैकाल पर्वत आपका है। कहाँ है, मैकाल पर्वत की अमरकंटक, या अमरकंटक कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। ठीक है, चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये जो है अमरकंटक की चोटी से निकलती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए गंगा नदी, जब यहाँ पे नदी का बात हुआ है तो गंगा नदी का जिक्र एक बार होना जरूरी है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की जो है टोटल लंबाई है। गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, तो गोदावरी की क्या है, तो 1465 जो है किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। यदि हम कृष्णा नदी की बात करें, यदि हम कृष्णा नदी की बात करें, कृष्णा नदी की बात करें तो यह जो 1400 किलोमीटर, टोटल 1400 किलोमीटर लंबी है। और यदि हम नर्मदा की बात करें जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, तो यह 1312 जो है किलोमीटर है। भारत में जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत में सबसे लंबी नदी भाई किसका हाई स्कोर रहा है, तो हाई स्कोर गंगा का रहा है। तो यानी गंगा नदी जो है भारत में जो है सबसे लंबी नदी है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और जितने भी नदियां हमारी जितनी भी हैं, ठीक है, नदियां जितनी भी हैं इन पर जो है एक वीडियो अलग से हम लेकर आएंगे। जितनी भी नदियां हैं इनकी लंबाई भारत में कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है, कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती हैं, सारी जानकारी उस वीडियो में हम देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। मिलेंगे अगले जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जय।